सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की लाहौर आमद के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को पंजाब में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। एक रोज़ा दौरे के दौरान इमरान खान की मज़ीद क्या मसरूफियात होंगी, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताएगा। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज जो है वो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और इस वक्त वो ईवान वज़ीर आला में मौजूद हैं, जहाँ पे सबसे पहले आज वज़ीर आज़म के साथ जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 1-on-1 मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो इंतज़ामी और इसके साथ साथ जो तरक्याती और सियासी अमूर हैं सूबे के, उनके हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो शामिल हैं, आईजी पंजाब शामिल हैं, जिसमें नया प्लान वज़ा किया गया है नए चीफ सेक्रेटरी और आईजी की जानिब से। उसके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को आगाह किया गया और उनको एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जिसके बाद लाहौर में जो तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसके हवाले से जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा शामिल थे। इसके अलावा इंतज़ामी अफसरान शामिल थे इनकी जानिब से, और इसमें कमिश्नर लाहौर भी शामिल थे। इनकी जानिब से जो है वो वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। इसके साथ साथ जो लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबे हैं, जिसमें अंडर पासिस, फ्लाई ओवर्स हैं और दीगर जो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, इनकी पेशरफ्त के हवाले से इस इजलास में जो है वो वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। और वज़ीर आज़म ने जो है वो हदायत की कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द तेज़ तर रफ्तार के साथ मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए, हर सूरत इसको यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा वज़ीर आज़म की सरबराही में इस वक्त जो है वो जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है पंजाब में, उसके हवाले से जो है वो भी एक इजलास जो है वो जारी है। और इस जो है इन मुलाकातों के दौरान जो है वो PTI पंजाब सेंट्रल पंजाब के जो सदर हैं सेनेटर एजाज चौधरी, उन्होंने भी वज़ीर आज़म से आज जो है वो स्पेशली मुलाकात की है। और वज़ीर आज़म को जो हालिया इंतखाबात थे कंटोनमेंट बोर्ड के, उसके हवाले से जो PTI की तंजीम की जो कारकर्दगी है, उसकी जो फ्लॉज हैं, उसके हवाले से भी आज आगाह किया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत जमहूरी इदारों के साथ तसादुम कर रही है, इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादम है, हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू ना करे। जमहूरियत के साथ वाज़ेह तसादुम में है, जमहूरी इदारों के साथ, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और पाकिस्तान के फ्री मीडिया के साथ। ये डायरेक्ट कोलिजन कोर्स पे हैं। सीक्रेसी नहीं मेंटेन होगी और सीक्रेसी जो है इलेक्शन में बहुत अहम होती है, उसका महवर होती है। अब आप इलेक्शन कमीशन को भी धौंस धमकी से इंटिमिडेट करना चाहते हो, तो ये कोई बात नहीं होती कि आप आईनी इदारों को मुतनाज़ा कर दें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम में आइन के मुताबिक नहीं है। हुकूमत को और वज़रा को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए एक आइनी इदारे के खिलाफ, एक ऐसे इदारे के सरबराह के खिलाफ जो तौहीन के ज़ुमरे में आता। हमारा वफद इसलिए ANP का और पीपल्स पार्टी का इसलिए हाजिर हुआ कि हम हर उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इसी को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जमहूरियत का आलमी दिन तो है, मगर दुनिया में जमहूरियत नहीं है। दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट अपनी बालादस्ती के साथ हुकूमतें कर रही है। अच्छा मौलाना साहब, जमहूरियत का आलमी दिन है, इस दिन पर आप क्या कहेंगे? जमहूरियत का आलमी दिन तो है, लेकिन दुनिया में जमहूरियत नहीं। तमाम दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बालादस्ती के साथ हुकूमतें कर रही हैं। सिर्फ आवाम को एक नुमाइशी तौर पर कि भाई आपको वो कहा हासिल है, लेकिन जमहूरियत की एक डेफिनेशन ही नहीं। जमहूरियत की डेफिनेशन यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है, अमेरिका में मुख्तलिफ है, इंडिया में मुख्तलिफ है, एशिया के दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से हमें हकीकी जमहूरियत कि जिसमें इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक
शूराइत का तस्वुर हो, अवाम की राय की मुशारकत का तस्वुर हो, और फिर जो इंसान का इख्तियार है, कौम का इख्तियार है, उसके तहत निज़ाम कायम करके फिर उसके बाद उसका ईमान यह होना चाहिए कि मैंने कुरान और सुन्नत के अहकामात के ताबूत के लिए सरकारी अफसरान और जजेस को प्लॉट्स देने का मामला वफाकी काबीना में पहुंच गया। काबीना अरकान के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को प्लॉट फराहम करने के लिए गरीब अराजी मालिकान का इस्तेहसाल किया जाता है। काबीना अरकान ने अवामी मकासद के अलावा ज़ाती अराजी की खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा तफसीलात इस हवाले से। देखिए, जो सरकारी अफसरान, जो ग्रेड 22 के अफसरान हैं और जजेस को दो प्लॉट्स देने का जो मामला है, ये मामला कैबिनेट में पहुंच चुका है और कैबिनेट अरकान ने ये बात की है कि ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को प्लॉट फराहम करने के लिए गरीब अराजी मालकान का इस्तेहसाल किया जाता है। अराजी के असूल के दौरान जो है अराजी मालकान को इंसाफ पर मबनी माली मुआवजा भी अदा किया गया है। अथॉरिटी का ये जवाब देना था, लेकिन ये काबीना ने नई पॉलिसी को अपनी शक्ल देने के लिए मामला खुसूसी कमेटी की भी सुपर्द कर दिया है और वजारत हाउसिंग ने ग्रेड 22 के सरकारी अफसरान और आला अदलिया के जजेस को दूसरा प्लॉट ना देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से सिर्फ नामजद जजेस को प्लॉट दिया जाएगा और तमाम आइनी और पेशावराना इदारों की तरफ से अपने मुलाजमीन के लिए एहलियत का मेयार मुकर्रर किया जाएगा। प्लॉट के लिए मुतलका इदारे के सरबराह की जानिब से नामजदगी की मंजूरी लाजमी होगी और जो FGIH के जो 6000 नए प्लॉटों की स्कीम के हवाले से भी आगाह किया गया काबीना को। और वफाकी हुकूमत के जो हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो अथॉरिटी से मेंबरशिप हासिल कर सकेंगे, लेकिन जो जजेस और ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रेड 22 के अफसरान हैं उनको जो दो जो प्लॉट्स मिले हुए हैं और जो फ्लैट्स हैं उनकी लिस्ट भी जो है वो जारी हो रही है और उसमें बताया ये जा रहा है कि एक मामले खुसूसी जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं उनके पास भी दो प्लॉट जो है वो रहे हैं और उनके पास ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन कैबिनेट में इसमें तशवीश का इज़हार किया है कि CBA ने अपना सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामलात आए हैं कि यहाँ पर जो निजी जो रियल स्टेट जो है और जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका जो है यहाँ पर कब्जा है। तो ये काबीना में मामला उठाया गया है और काबीना ने इस हवाले से एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है और उसमें ये बताया गया है कि ये पॉलिसी जो अब आ रही है। ठीक है, ये तो काबीना की जानिब से ये सिफारिशात सामने आई हैं। अवैस कियानी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने लाहौर के मेंटल हस्पताल का दौरा किया है। बुशरा बीबी ने मेंटल हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का जायज़ा भी लिया, जबकि बुशरा बीबी ने हस्पताल के किचन का भी जायज़ा लिया है। ये दौरे के मनाज़र भी आप देख सकते हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा इस दौरे का अहवाल। जी, खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अब से थोड़ी देर कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया है, जहां पर बुशरा बीबी ने एडमिशन सेंटर्स, इमरजेंसी और किचन का दौरा किया है। इस दौरान जो बुशरा बीबी हैं उनके हमरा उनकी जो दोस्त हैं फरा वो भी मौजूद थी और बुशरा बीबी की जानिब से जब वो वहां पर गई हैं तो फिर मामले खसूसी शहबाज गिल की जानिब से उनका इस्तकबाल किया है और कॉन्फ्रेंस रूम में बुशरा बीबी ने जो वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे और जो अमला था उनको उनसे ब्रीफिंग भी ली और बाद में वहां पर थोड़ा सा खिताब भी किया गया है। इसके बाद बुशरा बीबी ने इमरजेंसी का दौरा किया है, वहां पर मरीजों की इयादत की है, वहां पर इंतजामात का जायजा लिया गया है। उसके बाद फिर मरीजों को खाना कैसा खिलाया जा रहा है इसके हवाले से चेक करने के लिए इंतजामात को बुशरा बीबी ने किचन का दौरा किया है और किचन का दौरा करने के बाद फिर वो वापस यहाँ से रवाना हो गई हैं। इस दौरान ये जो दौरा था लाहौर का बुशरा बीबी का, मैं बताता चलूँ कि वो फलाही कामों में अपने आप को मसरूफ कर चुकी हैं, सियासी दौरों से वो ग्रेज करती हैं, इंसानी फलाह बहबूद के लिए वो काफ़ी काम करती नजर आती हैं, जैसे कि पनागाहों, दारुल अमान और इसके अलावा अगर बात की जाए लाहौर में शेख अबुल हसन लाइब्रेरी की या फिर दाता दरबार शेल्टर होम की, तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो दौरे हैं वो करती रहती हैं और उन्होंने अपनी जो सारी जिंदगी है वो इंसानी फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर रखी है और यही उनकी कोशिश होती है कि हमेशा वो इंसानियत की खिदमत। और इसी हवाले से आज उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा भी किया, जहां पर उनको ब्रीफ भी किया गया। बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने अपडेट किया। कौमी असम्बली की इत्तलात और नशरियात की ज़ेली कमेटी के इजलास की खबर शामिल करेंगे। इजलास में मेंबर APNS कासिम खान का कहना था कि हुकूमत तो नई नौकरियां देने वाली थी, यहाँ नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कौमी असम्बली के इत्तलात और नशरियात की ज़ेली कमेटी के इजलास के हवाले से। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी
देखिए, ये कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी जो बिलखसूस पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बनाई गई है, उसका इजलास कन्वीनर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों समेत जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके हुकाम ने इसमें शिरकत की है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी इसमें शिरकत की और बिल पर ब्रीफिंग दी, जबकि जो सहाफ़ती तंजीमें थी उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहना था कि जबकि RAD कानून इस हवाले से मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हवाले से बॉडीज भी मौजूद हैं, तो उसमें ही कानून साजी की जाए। अपनी तमाम तजवीज़ जो हैं वो कमेटी को आगाह किया गया इनकी जानिब से, जबकि जो कन्वीनर कमेटी है उनकी जानिब से तमाम तजवीज़ जो हैं वो नोट कर ली गई हैं और इस हवाले से उनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से जो है स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर इस बिल को नहीं आने दिया जाएगा। वज़ीर ममलकत इत्तलात ने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तर चीज़ें जो इस हवाले से होंगी स्टेक होल्डर्स को आपस में उसमें मशावरत उनसे की जाएगी और उनके मशावरत के बाद ही इस बिल को लाया जाएगा। ताहम मशावरत का अमल अभी जारी है और ना ही आर्डिनेंस इस हवाले से कोई जारी किया जाएगा, जबकि जो कमेटी मेंबर थी उनकी जानिब से कवल शोजब की जानिब से कन्वीनर कमेटी पर एतराज़ किया गया कि मरियम औरंगजेब भी इसमें फरीक बन चुकी हैं, तो इसलिए तश्कील नौ इस कमेटी की जाए। ताहम जो सिफारिशात हैं तंजीमों की जानिब से वो कमेटी को उस हवाले से आगाह किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टी, आपने अपडेट किया। ट्रेनों पर सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि वैक्सीनेशन ना करवाने वाले मुसाफिरों को कल से टिकट जारी नहीं होगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक 15 सितंबर के बाद वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवाने वाले मुसाफिरों को ही सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद बताएगा। रेलवे की तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि 15 सितंबर के बाद वो मुसाफिर जिन्होंने एक सिंगल डोज वैक्सीन कोविड की नहीं लगाई होगी उनको सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। जिसका इम्प्लीमेंट है वो रेलवे कागजात के मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद होगा। हम इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो मुतअद्दिद लोग हैं वो लाहौर से दीगर शहरों में जाने के लिए सफ़र के लिए यहाँ पर आ भी रहे हैं, क्योंकि जो आम ट्रैफिक है, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, जिसके बाद जो तमाम ट्रैफिक है उसका लोड है वो लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ है वो बढ़ता जा रहा है। और इंतज़ामिया के मुताबिक बाज़ लोगों से वैक्सीन सेंटर का जा रहे हैं, बात से नहीं, क्योंकि ये फैसला किया गया था कि 15 सितंबर तक की इजाज़त होगी। आज चूँकि लास्ट डे है और आज रात 12 बजे के बाद वो मुसाफिर जिन्होंने सिंगल डोज वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उनको टिकट है वो फराहम नहीं किए जाएंगे। और ये फैसला किया गया कि लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे स्टेशन के ऊपर और ट्रेनों के ऊपर वो मुसाफिर सफ़र नहीं कर सकेंगे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई होगी। और 15 अक्टूबर तक वो मुसाफिर जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई होंगी वो ट्रेन के ऊपर सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसका इम्प्लीमेंट है, अमल दरामद है, वो आज रात 12 बजे के बाद है वो लाहौर समेत मुल्क के तमाम रेलवे स्टेशन पर हो जाएगा। और लाहौर रेलवे इंतजामिया ने इस बात से छापामार टीमें हैं वो तश्कील भी दी है, जो कि ट्रेनों के अंदर और रेलवे स्टेशन के ऊपर जो मुसाफिरों की वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है और उनका टिकट है वो चेक करेंगे और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुसाफिर के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो मिलाई जाएगी और उसको टिकट देने वाला जो अमला होगा उसके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई का इंदिया है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में 2 हफ्ते कबल गटर लाइन बैठने से इलाका पानी पानी हो गया था। इंतजामिया लाइन की तनसीब के लिए सड़क खोद कर भूल गई। रास्ता मुकम्मल बंद होने से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे ताबिश कफीली वहीं पर मौजूद है। ताबिश, क्या मनाजर देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल 13D के अंदर, जहाँ पे मेरे अक़ब में आपको ये सड़क दिखाई दे सकती है। चंद माह कबल ये सड़क बनी थी और 2 हफ्ते हो चुके हैं इस सड़क को टूटे हुए। यहाँ गटर की लाइन बैठ गई थी, जिसके बाद यहाँ तामीराती काम का आगाज़ हुआ, लेकिन तामीराती काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, कोई बनाने आ नहीं रहा है काम। सड़क को खोदा गया है, खोदने के बाद सड़क की तामीर नहीं की जा रही। सामने गाड़ी खड़ी है लेकिन कोई यहाँ मौजूद नहीं है। जी आप मुझे बताइएगा, इस सड़क के टूटने से आपको कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब दुकानों वाला का नुकसान हुआ है। नीचे पानी आया वो, अब ये पार्किंग देख नीचे दुकानें पानी से भरा हुआ है। साथ में तंदूर वाला है, उसको आप देख लेना, वो सब तंदूर भरा हुआ है। 3-4 दिन मौजूद उसको दुकान बंद पड़ा हुआ था। कस्टमर आना जाना तो किसी को आता नहीं है, गाड़ी कहाँ से आएगा। 3-4 महीने पहले ही इसका वहाँ पे फॉल्ट आया ना, थोड़ा आगे से आप वहाँ से रिव्यू कर लेना, वो देख उसने 3-4 पाइप डाले ना, उसके बावजूद फिर यहाँ से पड़ गया। ये दुकानों का खतरा है, नीचे बैठ जाएगा दुकानें यार।
یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ گٹر لائن کے بیٹھنے کی وجہ سے گٹر کا پانی جو ہے وہ دکانوں کے نیچے زیر زمین رس رہا ہے. اس کے بعد ان کا صحیح خدشہ ہے کہ دکانیں بیٹھ سکتی ہیں. پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستہ یہاں موجود نہیں ہے. وہ انہی پتھروں پہ چل کے یہاں پہ آتے ہیں, یا خواتین ہیں, بچے ہیں, انہیں شدید مشکل ہوتی ہے. تو علاقہ مکینوں کا یہاں پہ یہی مطالبہ ہے کہ اگر جو بلدیاتی ادارے ہیں جن کا یہ ذمہ داری ہے وہ اس کام کو جلد از جلد نمٹائیں, کیونکہ 2 ہفتے ہو چکے ہیں اس سڑک کو کھودے ہوئے. اگر اس کو نہیں نمٹائیں گے تو ان کو شدید مشکلات کا مزید سامنا کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد اس کو نمٹائیں. بہت شکریہ تابش, آپ نے اپڈیٹ کیا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کرنے والے وزیروں پر بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے. ایبٹ آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ الیکشن میں عوام نے پہرا دیا, اس لیے کوئی جادو نہیں چل سکا اور نون لیگ جیت گئی. 2018 میں لوگوں نے شیر کو ووٹ دیے تھے, پھر بھی بلہ جیت گیا تھا. آج وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں. ایک اس وزیر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ مکئی پہ چاہتے نا پساڑا ہے, کوئی پساڑا تھا نہیں مکئی دا کہ تو آگ لا چھوڑ سی, وہ بھی چھجڑا دی مکئی دا جس کو تاولے آگ لگے, ٹانڈیاں ہی ہونی ہیں نا تھا. اگر وزراء اپنے اداروں کو اس طرح آگ لگائیں تو کیا ان پہ 124A نہیں لگتا؟ بغاوت ہے یہ, بغاوت. ووٹ ڈلا تو شیر کا تھا, بکسا کھلا تو بلے کا تھا. مگر میں حیران ہوں کہ یہ کنٹونمنٹ میں کیا ہوا. یہاں کوئی تعویذ گنڈا نہیں چل سکا, یہاں کوئی جادو نہیں چل سکا. یہاں ووٹ کی طاقت تھی, چھوٹے پولنگ سٹیشنز تھے, عوام نے ان کو کور کیا ہوا تھا, اور دیکھ لیں کہ پھر 2/3 اکثریت مسلم لیگ نون نے لے لیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا معاملہ. وزارت سائنس کی ٹیم ECP کو مشین کا سورس کوڈ دینے سے انکار کر چکی ہے. ٹیکنیکل ٹیم کے مطابق ڈیزائن بھی فوری طور پر نہیں دیا جا سکتا. ڈیزائن اور سورس کوڈ چوری ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے یہ ڈیزائن شیئر نہیں کیا جا سکتا. اس ٹیم کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہماری نمائندہ صبا وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبا, کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل, وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ٹیکنیکل ٹیم کا ECP کو مشین کا سورس کوڈ دینے سے انکار کر دیا ہے. شبلی فراز کا یہی کہنا ہے کہ کچھ تکنیکی معلومات کمپنیوں سے معاہدے کے بعد دیں گے, جبکہ الیکشن کمیشن کو معلومات کی فراہمی سے انکار نہیں کیا, ٹھوس وجوہات پر دیے جائیں گے. اور ان کے علاوہ ٹیکنیکل ٹیم کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی تفصیلات ECP کو فراہم کر دی ہیں, جبکہ ڈیٹا اسٹوریج اور ٹرانسمیشن معلومات بھی فراہم کر دی گئی ہیں. بیٹری اور سیکیورٹی نظام سے متعلق تفصیلات بھی جمع کرا دی ہیں. شبلی فراز کا یہی کہنا ہے کہ کچھ تکنیکی معلومات کمپنیوں سے معاہدے کے بعد ہی دیں گے, اور اس وقت بھی جو ڈیزائن ہے وہ پوری طور پر نہیں دیا جا سکتا. ٹیکنیکل ٹیم کا یہ ٹیم کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ ڈیزائن جو ہے یہ اس کا سورس کوڈ بھی نہیں دیا جا سکتا, اسے ڈیزائن بھی شیئر نہیں کیا جا سکتا. صبا ہمارے ساتھ موجود تھی. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلیم بخاری صاحب, ایک طرف یہ تمام تر الیکشن کروانے کی بات کی جا رہی ہے اس طریقہ کار کے اوپر, مگر اس ووٹنگ مشین کا جب سورس کوڈ مانگا جاتا ہے, اس کا ڈیزائن مانگا جاتا ہے ECP کی جانب سے, تو وہ دینے سے انکار کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے یہ ان کا صحیح فیصلہ ہے, اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کو یہ پتا چلے کہ اس کی مزید خامیاں کیا ہیں اور الیکشن کو چوری کرنے کے کیا کیا طریقہ کار ایجاد کیے گئے ہیں اس میں. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے, اس کو آپ شیئر کرنے سے گریز کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کا جس کو الٹیمیٹلی استعمال بھی اسی نے کرنا ہے. یہ ونڈرفل باتیں جو ہیں نا, یہ کمال کی باتیں جو ہیں, یہ صرف اسی رجیم کے دور میں ہو سکتی ہیں. بہت حیرت کی بات ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور ایک ایسا جواز گھڑا ہے جسے سن کے ہر آدمی نہ صرف حیران ہوگا بلکہ مذمت کرے گا اس ایکشن کی. تو سلیم بخاری صاحب, ایک طرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کرانے کی بات کی جا رہی ہے, دوسری جانب الیکشن کمیشن کو ہی نہیں بتایا جا رہا کہ اس مشین کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, سورس کوڈ کیا ہے. تو کیا اس طریقے سے الیکشنز ہو پائیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ الیکشن EVM پر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ تمام اپوزیشن نے جوائنٹلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس کے اندر 26 نقائص نکالے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. 2 سال میں ایک مکمل طور پہ نیا تجربہ کرنا نہ قابل عمل ہے اور نہ ہی ممکن ہے. اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں ولن ہے اور ولن کے ساتھ کسی قسم کی انفارمیشن شیئر نہیں کی جا سکتی. ایک طرف تو
वो ये कहते हैं कि हम इसको मीडिया को दिखाएंगे, क्या है जनाब मीडिया इसको इन्वेस्टिगेट करे, हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, वो आए और इसका फंक्शन देखें। और दूसरी तरफ जिस इदारे ने इसको अल्टीमेटली इस्तेमाल करना है उसे आप उसका कोड और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये किस किस्म की क्रेडिबिलिटी होगी इस मशीन की? मेरा ख्याल है इस एक्शन ने इस मशीन को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया। इस एक्शन ने इस मशीन को और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का ही मामला है। वजारत साइंस की टेक्निकल टीम ने ECP को मशीन का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।